चलिए देखिए क्या है 788 ना। चलिए अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो कहिएगा क्या, ब्राह्मणी लिपि में। किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मणी लिपि। देखिए अशोक का जो शिलालेख है वो 4 भाषा में है। कौन कौन? ब्राह्मणी लिपि और एगो खरोष्टी लिपि और एक कौन सा है अरमाइक लिपि और एक ग्रीक लिपि। देखिए ग्रीक लिपि जो चलाया वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के बाहर चलाया, ठीक है। अरमाइक लिपि पूछेगा तो क्या कहिएगा कि अफगानिस्तान सर एक कोना जगह है ना, वहाँ से मिला अरमाइक लिपि का प्रमाण, ठीक है। और साहेब गढ़ी जो पाकिस्तान तरफ है वहाँ से मिला है क्या, खरोष्टी लिपि का प्रमाण। खरोष्टी लिपि का बारे में पूछा जाता है बीपीएससी में, ये दाएं से बाएं चलती है क्या? दाएं से बाएं हम लोग लिखते हैं, इधर से ऐसे दाएं से बाएं। अब ब्राह्मणी लिपि जो लिखा है अशोक सबसे ज़्यादा अभिलेख जो लिखा है ना ब्राह्मणी लिपि में लिखा है। यानी कि अगर ये इंडिया है तो इंडिया में जो भी अभिलेख है कौन से लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। और पाकिस्तान में कौन से? खरोष्टी। और उसके बाद फिर अरमाइक और फिर आपका ग्रीक। तो अशोक के जो शिलालेख हैं 14 शिलालेख है ना, बड़े शिलालेख, उसमें से 4 भाषा का यूज किया गया है, ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरमाइक और ग्रीक, ठीक है। इतना चीज़ याद रखिएगा अशोक के बारे में, ठीक है। अशोक किसके थे? अशोक के पिताजी बिंदुसार और बिंदुसार के पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य। अब मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन के थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का 3 गो अभिलेख पूछेगा, वो भी याद रखिएगा। एगो पूछेगा मास्की अभिलेख, ठीक है। मास्की अभिलेख कहाँ है? तो ये है आपका कर्नाटक में। उसके बाद हो जाएगा आपका गुजरा अभिलेख। गुजरा अभिलेख कहाँ है आपका? ये सब लिख लीजिएगा। गुजरा अभिलेख कहाँ है? तो पूछिए आएगा ये एमपी, ठीक है, हाँ मध्य प्रदेश। उसके बाद आएगा आपका एक और स्तूप, उसका नाम है आपका धमेका। ये है आपका सारनाथ में। कहाँ है? सारनाथ में। उसके बाद आएगा आपका नेतुर। ये कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में। एक आएगा आपका भ्राबू। ये भ्राबू कहाँ है स्तूप? ये आपका आ जाएगा आपका कहाँ? राजस्थान में। तो भ्राबू स्तूप से अशोक का पूर्ण बोध होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। नेतुर, गुजरा, मास्की से मिलता है उसके नाम का प्रमाण, अशोक के नाम का प्रमाण मिलता है, ठीक है। और उसके बाद धमेका स्तूप जो है सारनाथ में जो बनाया गया इसको धमेका स्तूप कहते हैं। एगो अशोक और स्तंभ बनवाया था उसको कहते हैं कौशाम्बी का, ठीक है, जो जिसमें उसकी पत्नी का बारे में वर्णन है, नहीं है पत्नी के बारे में वर्णन है, पत्नी के बारे में उसका कहाँ है? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में पड़ता है कौशाम्बी। इसको कहते हैं राजा रानी अभिलेख भी, राजा रानी अभिलेख भी। इसी में उसकी पत्नी का वर्णन दिया गया है कि हम किससे बहुत ज़्यादा क्या करते थे? प्रेम करते थे। अपनी पत्नी कारूबाकी का वर्णन क्या है? किसमें? कौशाम्बी में। यही कौशाम्बी अभिलेख को उठा के लाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त इस पर कुछ लिखवाएगा और फिर कौशाम्बी से इसको उठा के लाएगा कौन? अकबर लाएगा ना, कहाँ? इलाहाबाद में। कौशाम्बी से उठा के लाएगा इलाहाबाद। फिर इसी पर लिखेगा कौन? बीरबल भी कुछ अपना लेख और कुछ लिखेगा कौन? जहांगीर भी। इस पे कौशाम्बी ऐसा लेख है जिस पे अशोक का भी वर्णन है, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त का जो भारत का नेपोलियन कहते हैं, समुद्रगुप्त का भी वर्णन है। और उसके बाद किसका वर्णन है? आपका अकबर इसको उठा के लाया था प्रयागराज, अकबर का ही वर्णन है, ठीक है। उसके बाद इस पे बीरबल का भी जिक्र किया गया है और उसके बाद इस पे जहांगीर का भी जिक्र किया है। इतना काफ़ी हो गया, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है, ये लिखिएगा क्या ये सब? हाँ लिखिएगा, नहीं तो एसईओ बोर्ड वीडियो को पॉज करते करते लिख दीजिएगा। देखिए रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? रिवर्स फ्लिक, तो इसमें दिया गया है कि इसका संबंध किससे है? हॉकी से है। तो हॉकी से है किसका संबंध? रिवर्स फ्लिक का। नहीं बार मारते हैं खेल में LBW, क्रिकेट से नहीं, नो बॉल, बाउंसर, सब क्रिकेट से होता ना। तो हॉकी खेलेगा तब ना पता चलेगा कि कॉर्नर होता है, शॉर्ट कॉर्नर होता है, ठीक है। नहीं
तो हॉकी से जुड़ा हुआ है कौन सा खेल? रिवर्स फ्लिक। ये शब्द जुड़ा हुआ है किस? कुछ शब्द पूछा जाता है जो कि एग्जाम से आप लोग को याद रखिएगा। हॉकी में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी, ठीक है। अब भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन आधिकारिक रूप से भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। आधिकारिक रूप से, जैसे अब हम लोग का भारत नाम है ना, लेकिन आधिकारिक रूप से नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जैसे पासपोर्ट सब पे लिखा जाता है गणतंत्र भारत, तो भारत का आधिकारिक नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का अपना संविधान है, अपना राष्ट्रपति, सब कुछ है। उसी तरह से भारत का खेल है हॉकी राष्ट्रीय, लेकिन आधिकारिक रूप से कोई खेल को मान्यता नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये लिखा गया है शुष्क सेल में क्या होता है? हाँ, शुष्क सेल में होता है क्या? अमोनिया क्लोराइड। शुष्क सेल होता है ना, जैसे कौन से सेल? जो जिसमें एक सेल होता है जिसमें हम लोग पानी देते हैं कि पानी की मात्रा कम हो गया, पानी भर देते हैं। एक वो सेल होता है कि जिसमें हम लोग पानी देते हैं, वो सूखा हो गया सेल, नहीं घड़ी का बैटरी की सब क्या हो गया? शुष्क सेल हो गया, नहीं वो शुष्क सेल हो गया। एक होता है हम देखते होंगे हम लोग पानी उनी देते हैं, नहीं देते पानी उनी, तो वो जो शुष्क सेल है उसमें क्या पाया जाता है? अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए एक आता है कि मानस अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। अच्छा, मानस अभयारण्य किस राज्य में है? असम से। असम में देखिए दो गो 3 गो, पहले था 5 गो नेशनल पार्क अभयारण्य, 2 गो और जुड़ा है 7 गो, 2 नया जुड़ा है, ठीक है। ये तो कैंठो बन सकता है। तो यहाँ पे हम आपको 5-7 लिखाते हैं असम का, जो कि आपको पूछेगा, ठीक है। असम का 7 आपको पूछेगा, तो वो याद रखिएगा। असम में कौन कौन है? पहला तो काजीरंगा याद ही होगा सबको, काजीरंगा है असम में ही है। देखिए काजीरंगा, ये कहाँ है? असम में, सब असम का ही लिखाएंगे, असम में। मानस कहाँ है? असम में, ठीक है। नामेरी कहाँ है? असम में। ओरंग कहाँ है? असम में। ये कितना हो गया? 1 2 3 4, ठीक है। मानस हो गया ना, काजीरंगा, मानस। उसके बाद देखिए हाँ पटकोई, यहाँ एक होता है डिब्रू, डिब्रू कहाँ है? डिब्रू सोरबा अभयारण्य कहाँ है? असम में। एक लिखिएगा, ये फेमस आता है दिहांग पटकोई, दिहांग पटकोई, और एक आता है रायपुरबा, रायपुरबा, ठीक है। ये सब कहाँ है? असम में है। रायपुर, हाँ ये याद रखिएगा, दिहांग पटकोई या रायमोना भी लिख सकते हैं इसको, रायमोना भी, ठीक है। इसको रायमोना भी बोला जाता है। तो दिहांग पटकोई या रायमोना कहाँ है? असम में। तो असम में कितना था? 5 गो। काजीरंगा अभयारण्य असम में, मानस अभयारण्य असम में, नामेरी अभयारण्य असम में, औरंग अभयारण्य असम में, डिब्रू सोरबा अभयारण्य असम में, ठीक है। उसके बाद देहिंग पटकोई असम में, न्यू लाया गया इसको, ठीक है। हाँ ये छठा था, ये छठा जोड़ा गया, ऐड किया गया, और ये 7वां ऐड किया गया। कौन? दिहांग पटकोई। रायमोना क्या है? छठा अभयारण्य है। ये सब असम का क्या है? अभयारण्य है, ठीक है, असम का अभयारण्य है। ये सब है असम का अभयारण्य। आइए फटाफट के हम लोग कम से कम 10-15 को देखेंगे। भारत में कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा डाक तंत्र, सॉरी इसमें लिखा गया है विश्व में सबसे बड़ा डाक का तंत्र, यानी कि डाक घर का जाल किस देश में बिछा हुआ है? तो लिखा गया है, आंसर दिया गया है भारत में बिछा गया है, ठीक है। तो डाक घर का कौन क्या था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी 1854 में। डाकघर का पहली बार डाकघर स्थापना कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1854 में। कौन? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। हाँ कोई बात नहीं। ट्रेन भी चलाया था यही बेचारा 1853 में, इसी का काल चल रहा है ना, किसका? लॉर्ड डलहौजी का। उसके बाद जब 1857 का क्रांति आएगा तो उसमें कौन आएगा? लॉर्ड कैनिंग। नहीं हो गया? बस इतना चीज़ याद रखिए ना, डाकघर चलाएगा भारत। विश्व में सबसे बेसी डाकघर किस देश में है? इंडिया में है, ठीक है। और डाकघर का स्थापना कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1854, हाँ। देखिए आ गया गाड़ी वाला, छोड़िए।
चलिए अब आते हैं लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण नहीं होता है जी, ये बताइए आप लोग देखें ना, ऐसे करके लाल रहता है ऐसे, और त्रिकोण मतलब परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो सिंबल चलता है लाल, खतरा का निशानी है ये, ज़्यादा जनसंख्या होगा खतरा होगा, लाल त्रिकोण मतलब कि चारों तरफ से नसबंदी कर दिया गया है इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा, लाल त्रिकोण किसका है? नहीं अच्छा है, गानों का आएगा ना साउंड इसमें। तो यही हो गया लाल त्रिकोण किसका? परिवार नियोजन का। देखिए श्रीनगर का स्थापना कौन किया था? तो क्या था? तो कौन किया था? अशोक। किस नदी पर? तो झेलम नदी पर। किस नदी पर? झेलम नदी पर। देखिए अशोक किया था, अशोक किया था किसका? श्रीनगर का स्थापना। और किस नदी किनारे? झेलम। और झेलम का पुराना नाम क्या था? विशस्ता। क्या था? विशस्ता। ये बात का जानकारी हमको कहाँ मिलता है? जो कश्मीर का इतिहास लिखा है ना, कल्हन का पुस्तक है राजतरंगिणी, ठीक है, उसी में बताया गया है अशोक पहले शिव जी का क्या था? उपासक था। बोध से पहले वो शिव जी का उपासक था, इसीलिए वो श्रीनगर का स्थापना किया जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के किनारे, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ का पूछता है, जैसे आगरा नगर कौन बसाया? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का नाम जानते हैं? इब्राहिम लोदी, हाँ सबसे लास्ट था जिसको पानीपत में हराया था बाबर। और सबसे पहला था कौन? बहलोल बोलिए, हाँ। उसके बाद आया था सिकंदर लोदी। तो यही सिकंदर लोदी है ना, ये आगरा बसाया था, आगरा नगर का 1504 में आगरा। एक पूछेगा तुम्हारा जौनपुर उत्तर प्रदेश में है ना, जोना खां नाम था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम। अब मोहम्मद बिन तुगलक का था उसका, लेकिन भाई जो था फिरोज था तुगलक। देखिए फिरोज, तो फिरोज शाह तुगलक, FST। फिरोज शाह तुगलक कौन बनाया था? जौनपुर अपने भाई के नाम पे बसा दिया था जौनपुर, ठीक है। जौनपुर बसाया था अपने भाई का, बढ़ाए थे ना नदी में, बताए थे किस नदी के किनारे आता है ये, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक जौनपुर शहर को बसाया था, ठीक है। तुगलकाबाद पूछेगा तो कौन बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था? तो पढ़े हैं उदयन। उद्यन नहीं कहेगा, उद्यन होगा तो हो जाएगा आपका वत्स का राजा। उदयन होता है, उदयन। पाटलिपुत्र का क्या क्या था? राजधानी बनाया था, ठीक है। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था उदयन। हाँ, अजातशत्रु का पुत्र था वो, बिंबिसार का पोता। उसके बाद कौन आएगा? पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था उदयन। कौन था? उदयन। हाँ, अजातशत्रु हर्यक वंश का स्थापना था, उसी का पुत्र था अजातशत्रु, और उसका पुत्र था उदयन। यही पाटलिपुत्र को राजधानी बसाया था पहली बार। हाँ, उसके बाद आता, आइए आगे और भी कुछ शहर है, ठीक है, जिसको पूछा जाता है कि इसको कौन बसाया नहीं बसाया। जैसे कनिष्क भी बसाया था, कनिष्कपुर जम्मू कश्मीर में ही। चलिए, कहा रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो भाई यहाँ पर दिया गया 3 मार्च, तो साफे साफ गलती दिया है इसमें, ठीक है। 3 मार्च तो साफे साफ गलती दिया है कि 3 मार्च को गांधी इरविन समझौता नहीं हुआ था। समझौता कब हुआ था? 5 मार्च को, 5 मार्च 1931। गांधी और इरविन, उस समय वायसराय कौन थे? इरविन। और गांधी जी की समझौता क्यों हुआ था? देखिए 1930, 1931 और 1932 3 गो गोलमेल सम्मेलन हुआ था। 3 गो गोलमेल सम्मेलन हुआ था ना। 3 गोलमेल सम्मेलन जो हुआ था, तो इसमें भाग नहीं लिया था कांग्रेस, ठीक है। तो जब कांग्रेस भाग नहीं लिया था, और तीनों में पता है कि तीनों में भाग कौन लिया था? भीमराव अंबेडकर, एगो तेज बहादुर सुप्रू, दोनों नाम याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर भी तो कॉमन चीज हो गया, एगो तेज बहादुर सुप्रू, तीनों भाग लिया था। लेकिन बड़ा हस्ती भाग नहीं लिया था। और उस समय सबसे बड़ा शासक कौन था? मतलब कि
एक बड़का गुट किसका था? कांग्रेस का। और कांग्रेस भाग नहीं लिया था 1930 में, तो कांग्रेस को मनाने के लिए, ठीक है, तो कांग्रेस कब मानेगा? जब गांधी जी जेल से रिहा होंगे, ठीक है। तो देखिए गांधी जी को जेल में क्यों डाला गया था? कहा कि गांधी जी क्या चलाए थे? 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत किए थे ना। 5 अप्रैल 1930 को ये पहुंच गए थे दांडी। और नमक कानून कब तोड़े? 6 अप्रैल को 1930 को। और नमक आंदोलन में जो उग्र होने लगा, इसीलिए इरविन क्या किया? गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो गांधी जी जाए, कांग्रेस का नेतृत्व करे वहाँ पर, इसलिए गांधी इरविन में समझौता हुआ था। इसी को कहते हैं गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो वो तब समझौता होने के बाद गांधी जी कहाँ गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। तो कांग्रेस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है 1931 में, गांधी जी भी लिए थे इसी में भाग, ठीक है। और 1932 में जब भीमराव अम्बेडकर यहाँ से गोलमेज सम्मेलन से बाहर आए थे, ठीक है, तब वही नहीं दिया, जाति पार्ट में सीट बांट दिया गया था। इसके बाद गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच क्या होता? पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ था, ठीक है, 1932 में। याद रखिएगा, पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता 1932 में, यही ना, ठीक है। इतना चीज़ याद रखिएगा, पूना समझौता। अब आते हैं हम लोग, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो राष्ट्रपति मुखौटा है। हमारे देश का जो राष्ट्रपति है ना, वो क्या है? मुखौटा है। हमारे देश का राष्ट्रपति है ना, ये सब मुखौटा है। तो मुखौटा मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन मेंस में डालता है, क्या आप सहमत है कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति मुखौटा है? इस पर अपना टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो मुखौटा नहीं कह सकते, कुछ कुछ भारतीय राष्ट्रपति को अधिकार भी दिया गया है। तो राष्ट्रपति जो काम करेगा वो किसके निर्देश पर? प्रधानमंत्री का। तो वास्तविक शक्ति का यूज कौन करता है? प्रधानमंत्री। लेकिन शक्ति रहता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। देखिए 52 अनुच्छेद में सीधे कहा गया भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति। इसमें राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 से शुरू होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए था। ये सब भाग आप 5 में पढ़िएगा, भाग 5 में। 53 में कहा गया है कि देश की जितनी, यानी कि कार्यपालिका शक्ति जितनी भी होगी ना, वो राष्ट्रपति में निहित होगा, नहीं, लेकिन उसका वास्तविक उपयोग करता है कौन? प्रधानमंत्री। वही क्वेश्चन है आपका। 54 में कहा गया है कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो संसद में होता है ना, राज्यसभा, लोकसभा, उसके सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा में जो 12 को मनोनीत करता है, राष्ट्रपति 12 को करता है ना, राज्यसभा में 12 को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 को मनोनीत करता है, ठीक है। वो 12 दोनों चारों 14 को छोड़ के बाकी संसद के निर्वाचित सदस्य जितने भी है वो सभी भाग लेगा। उसके साथ साथ विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य है ना, वो भी भाग लेगा। क्या विधानसभा में भी एक राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक है। तो विधानसभा के निर्वाचित मतलब जिसको चुन के जनता भेजती है, ठीक है। तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक। और उसके बाद 1992 में शामिल किया गया था पुडुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेंगे, ठीक है। अब पुडुचेरी में 30 को विधानसभा का सीट है और दिल्ली में क्या है? 70 को। दिल्ली में है ना 70 को, केजरीवाल 70 में सीट में से कुछ लाता है तो जीतता है ना, ठीक है। 70 में क्या 60 प्लस ही लाता है वो 70 में। इतना चीज़ याद रखिएगा। 55 में कहा गया राष्ट्रपति का चुनाव होगा किस तरीके से? पता है क्या है ना कि एकल मत शक, हाँ, ये मतलब क्या हस्ताक्षर क्या आता है कि अब मेरा मत अगर कम है तो अगले को ट्रांसफ़र क्या आता है, ठीक है। और उसके बाद अनुपातिक, यानी कि वोट हम लोग देने के लिए जाएंगे ना, तो जितना कैंडिडेट खड़ा है ना, सब वो कैंडिडेट को हमको क्या देना पड़ेगा? चुनना पड़ेगा। खाली प्रीफेस डालना पड़ेगा 1 2 3 4 करके, हाँ। इसके बाद इसमें दिया गया है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5 साल का। और उससे पहले भी हटा सकते हैं। राष्ट्रपति त्यागपत्र भी दे सकता है उपराष्ट्रपति को, और उसके बाद महाभियोग लगा के भी राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। उसके बाद आता है 57 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या बार होगा?
नहीं दिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितना बार होगा, तो इसका जिक्र नहीं किया गया है इंडिया में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कितना बार होना चाहिए। ठीक है, एक राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको हम लोग अजात शत्रु कहते हैं, अजात शत्रु की संज्ञा दी है, वो 2 बार राष्ट्रपति बना है। उसके बाद कोई राष्ट्रपति नहीं है जो 2 बार राष्ट्रपति बना है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या है कि एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। पुनः निर्वाचन 58 में है योग्यता, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, बाकी सब तो भारत के नागरिक, यही सब चीज़ है। 59 में दिया गया वेतन, वेतन कितना मिलता है राष्ट्रपति को, 5 लाख रुपया वेतन देता महीना, मंथली। ठीक है, और 60 में दिया गया है क्या, उसका शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के या सुप्रीम कोर्ट क्या बोलिएगा, क्या मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो उसमें से जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है ना, वो दिलाएगा शपथ। ठीक, 61 में है उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। बहुत चीज़ है राष्ट्रपति में, छोड़ दीजिए। कुछ राष्ट्रपति का आपसे जीडी में यही पूछेगा, जीडी के लिए कि देखिए पहला राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए राजेंद्र प्रसाद, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये इसको क्या संज्ञा दिया है, आजाद शत्रु का, यही ना। दूसरा राष्ट्रपति कौन है, राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको क्या चीज का संज्ञा दिया गया है, दार्शनिक का। लिखिएगा, लिख लीजिए, दार्शनिक का है ना। और उसके बाद आता है कौन सी राष्ट्रपति, हम बोल देते हैं, ज्यादा मत लिखिए, जाकिर हुसैन। उसके बाद कौन आएगा, बीबी गिरी। उसके बाद आएगा फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद आएगा नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद आएगा आपका ज्ञानी जेल सिंह, देखिए ज्ञानी, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हम बोल देते हैं, एक लाइन सबका क्वेश्चन बोल देंगे। ज्ञानी जेल सिंह। उसके बाद शंकर दयाल ने वेंकट रमन। हाँ, उसके बाद आएगा शंकर दयाल शर्मा। और उसके बाद आएगा आपका KR नारायणन। अब इसके बाद सबको आपको याद होगा, बोलिए KR देखिए ना, KR नारायण। उसके बाद तो जानबे करते क्या कौन आया था, APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद बोलिए कौन, प्रतिभा पाटिल। उसके बाद प्रणब मुखर्जी। उसके बाद आएगा आपका रामनाथ कोविंद। तो क्या राष्ट्रपति हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 14वां क्रम का राष्ट्रपति है कौन, रामनाथ कोविंद, व्यक्तिगत रूप से का ये 2 बार बने हुए हैं। और क्रम के हिसाब से पूछेगा तो 15वां राष्ट्रपति हैं। 2 तो ये ले लिए ना, नहीं ले लिए। अब देखिए निर्मल क्वेश्चन, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, व्यक्तिगत रूप से 14वां राष्ट्रपति है, क्रम के हिसाब से 15वां राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, अपने कार्यकाल में मृत्यु हुआ था जाकिर हुसैन का, और अपने कार्यकाल में मृत्यु हुआ था फखरुद्दीन अली अहमद का। दोनों मुस्लिम है, दोनों का मृत्यु हो गया था अपने कार्यकाल में। ठीक है, हाँ, निर्विरोध चुनने वाले राष्ट्रपति जो थे कौन, नीलम संजीव रेड्डी। हाँ, नीलम पॉकेट बिट्टो का यूज करने वाला है, डाक विधेयक पर रोक लगा दिया ज्ञानी जेल सिंह। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे है गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो बलविनीकरण। क्या कहलाती है, हाँ, हाँ, यही कहलाती है। देखिए पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलती है, पश्चिमी और पूर्वी घाट। अब खाली सुनिए, इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं आप लोग। पश्चिमी, देखिए ई जो होता है ना, ये क्या है, पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत है। इसको कहते हैं, हम पढ़ाए हो ज्योग्राफी क्लास में जी, इसको कहते हैं पश्चिमी भाग। इसको क्या कहते हैं, पूर्वी भाग। पूर्वी भाग बोलते हैं ना। पूर्वी भाग की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो
जिंद गढ़ा, ठीक है। ऐसी का दूसरा नाम है क्या है? आरान आरान कानियोमा तो म्यांमार को बोलते हैं, हिमालय के पास, ठीक है। क्या है? जिंद गढ़ा। तो पूछेगा पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जिंद गढ़ा, जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, क्या बोलेगा? अन्नामुडी। किस पहाड़ की है? अन्नामलाई पहाड़ की। और यही चोटी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती है कहाँ? तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी पर। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोधा बेटा, दोधा बेटा। देखिए पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अन्नामुडी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नामुडी। पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नामुडी। पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो दोधा बेटा, ठीक है। क्या आएगा? दोधा बेटा। और इस पहाड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? सह्याद्री पहाड़ी, ठीक है। और सह्याद्री पहाड़ी को 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई, मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी पुष्पागिरी, और दक्षिणी जो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी, ठीक है। अन्नामुडी, इतना याद रखिएगा। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? सितंबर 1946 को। सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का क्या किया गया था? गठन किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, यही ना। यहाँ से 3 चीज़ कॉमन रखना, जो कि आप लोगों को भी याद होगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये डेट क्या हुआ था इसलिए, कौन अध्यक्ष कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष। फ्रांस के तर्ज पे उनको बनाया गया था। 2 दिन के बाद क्या हुआ था? अस्थायी बना कौन? राजेंद्र प्रसाद। 2 दिन के बाद फिर कौन सा घटना घटा? 2 दिन के बाद कौन सा घटना घटा? नहीं, जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना पेश किया। इसमें जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना पेश करेंगे, इसमें अस्थायी बनाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसमें अस्थायी बने सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि सबसे बुजुर्ग थे। फ्रांस में अध्यक्ष वही बनाया जाता है जो कि सबसे बुजुर्ग रहते हैं। उसी की तर्ज पे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और 2 दिन के बाद अस्थायी किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्रिकेट का पिच कह रहा है कितना लंबा होता है? हाँ, 22 गज या 66 फुट। या तो 22 गज का होगा या तो 66 फुट का होगा, यही ना। 22 गज का होगा या तो 66 फुट का होगा। चलिए 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं बस। देखिए मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ है? कहाँ है? सोनीपत में। सोनीपत में है ना। तो मोतीलाल नेहरू कौन थे? बोलिए ना जी। है, देखिए बापू का नाम हो जाता। जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू, जो कि 1928 में कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। यही ना बोले थे कि हम संविधान लिखने का, जब अंग्रेज लोग चैलेंज किए ना, तो कुछ आदमी 8 को आदमी मिला के ग्रुप बनाए और भारत के संविधान को लिखे। मोतीलाल नेहरू, ठीक है। इसके बारे में बहुत बड़का वकील थे मोतीलाल नेहरू। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जितना भी तान वाला आता है ना, वो मध्य एशिया का देश है, जिसको रूट्स को काट के 11 को देश बनाया गया, जिसमें तान लगल है लास्ट में, नहीं लगल है। तो 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई तो दिल्ली में इनका समाधि स्थल है ना, इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? विजय घाट कहा जाता है ना। ऐसे कुछ समाधि स्थल का नाम याद है? बोलते चलिए तब। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं? राजघाट। जवाहरलाल नेहरू का शांति घाट, शांति वन बोलते हैं। इनका है ना विजय घाट। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, और वीर भूमि राजीव गांधी का क्या? वीर भूमि। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर का चित्रा भूमि,
नहीं, ये सब याद रखिए, कुछ कुछ चीज़ है जो है, ये सब तो बताए हुए लिखवे वो किए हैं बहुत शुरू में। अरे देखिए कालिदास ने किस भाषा में रचना की थी, तो कालिदास जी संस्कृति के है, ये है विद्वान नहीं है, इसका लव स्टोरी साहब लिखते हैं, क्या कि इसके साथ कहानी भी नहीं घटा था, इन्हीं को ना पंडित थी इनकी पत्नी डांट के भगाई, ये ऊँट जो आवाज़ कर रहा था ये बोल दिया अपना भाषा में, ठीक है, उसकी पत्नी से, हाँ लव स्टोरी शुरू से बोले। देखिए कालिदास जी का कहानी सुने हैं, देखिए कालिदास जी थे ना, वो बहुत बड़का मूर्ख थे, ठीक है, एक लड़की ना बहुत अपने आप को पंडित समझती थी, बहुत बड़का पंडित, ठीक है, तो उसको चैलेंज दी थी कि हमको कोई विद्वान नहीं हरा सकता है, कोई विद्वान हमको हरा सकता नहीं, तो सभी विद्वान उसे ताकसास मतलब डिबेट करने, अभी की भाषा में समझिए डिबेट करता था ना, तो सबको हराता था वो, सब विद्वान हार गए, तो विद्वान को अपने आप में गिल्टी फील हुआ कि महिला सलाह हम हार गए नहीं, तो गया कहाँ, निकलने लगा, देखा कि पेड़ पर बैठा लगा आदमी है जो कि पेड़ के टहनी में बैठा है, उसी को छुआ दे रहा है, ठीक है, और छुआ पर कटेगा तो कहाँ गिरेगा, सीधे पानी में, तो इससे बड़का मूर्ख हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। तो कहा क्या कि इसी को पकड़ते हैं, बोला कि बच्चा उतरो, उतराओ, बोला कि तुमको ले चलेंगे, तुमको शादी कराएंगे राजकुमारी से, नहीं राजकुमारी से तुमको शादी कराएंगे, तो बोला हाँ, कौन नहीं चाहेगा राजकुमारी शादी करने के लिए, उतर गया, बोला तुम चुप रहेगा, तुम कुछ नहीं बोलेगा, जो हम बोलेंगे बस तुम उसका खाली तुम मून रहना, बस तुम कुछ बोलने नहीं है। उसको अच्छा कपड़ा वपड़ा पहना दिया और लड़की के पास ले गया, जो लड़की बहुत ज़्यादा डिबेट करती थी, मतलब सबको हराई थी, उसके पास ले गई, बोली क्या है, लड़का से बोला ये मेरा गुरु जी है, आपसे डिबेट करेगा, बोला ठीक है, बैठाया, इसको तो बोलने मना किया था, तो लड़की पूछी कि ऐसे करके 2 उंगली दिखाई कि एक आत्मा एक परमात्मा, ठीक है, लड़की बोली कि मौन है, तो मौने भाषा में समझाते हैं, तो कालिदास जी को लगा कि 2 उंगली दिखा रहा है कि मतलब मेरा आँख फोड़ेगा ये, ठीक है, आँख फोड़ने के लिए मेरा चाह रही है, तो कालिदास जी कहते हैं 1 उंगली, सुनिए, हाँ हम उल्टा बोल दिए, देखिए वो दिखाई 1 उंगली, लड़की दिखाती है 1 उंगली, तो कालिदास जी को लगता है कि 1 उंगली दिखा रहा है मतलब मेरा 1 आँख फोड़ेगा, तो कालिदास जी की दिखाते हैं 2 उंगली, ठीक है, कि मैं तुम 1 आँख फोड़ेगी तो तुम्हारा हम 2 आँख फोड़ेंगे। तो पीछे से सब आवाज़ देता है इसके चेला चटिया सब, जिसको गुरु बना दिया था, कि मेरे गुरु का कहना है ईश्वर एक नहीं है, ईश्वर 2 चीज़ में निवास करता है, एक आत्मा में भी एक परमात्मा है, ठीक है। उसके बाद लड़की दिखाई 5, ऐसे उनका लड़की का कहने का मतलब था कि 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, तो कालिदास जी के दिखाते हैं कि हमको थप्पड़ मारने के लिए कह रही है, तो हम क्या मुक्का दिखाया, वो नहीं मुक्का दिखाया, तो उसको लगा क्या कि हमको मुक्का थी थप्पड़ मारेगा, थी दिखाया मुक्का, हम तुमको मुक्का मारेंगे। इसके पीछे चेला चटिया बोला क्या कि अरे ये तो मेरे गुरुजी का कहना है 5 तत्व से तो मिलके बना है, लेकिन 5 मिलके क्या बनता है, एक ही बनता है। अब सब मिल के जवाब दे रहा तो बेचारी हार करेगी, हार गई, मजबूरन शादी करना पड़ा, शादी करके महल में ले, कुटिया में ले गया कालिदास जी अपने, कुटिया में जब लेने लगा तो रात जैसे हुआ था ना, तो कमरे में कालिदास जी गए तो एक ऊँट चिल्ला रहा था, ठीक है, तो लड़की पूछती ना नया नया आती है तो क्या आवाज़ दे रहा है, ये बोला ऊँट है, ऊँट है, ठीक है, वो संस्कृत में पूछती है, तो समझ गई लड़की बहुत तेज नहीं है ये, ठीक है, ये हमको छल किया है, तो इसको कटु बात बोलती है, बोलता है जब तक तुम अच्छा नहीं होगा तुम मेरे पास मत आना। ये निकल लेता है, वहाँ से निकलता है तो बच्चा सब खेलते रहता है, तो बोलता है कि हम भी खेलेंगे पकड़म पकड़ाई, बोला ठीक है, तो इतना बड़का लड़का खेलेगा बच्चा के साथ तो जीतेगा यही ना, तो बोला कि जाइए वहाँ से जो काली जी का मंदिर छू के आएगा ना पहले वही जीतेगा। तो कालिदास जी गए दौड़ दौड़ के, सबसे पहले तेज थे, दौड़ मतलब कि बड़ा थे, जल्दी दौड़ के पहुँच गए काली मंदिर पे पहुँचे तो बारिश हो रहा था, तो ये लकीर खींचे कि मेरा तो चिन्ह होना चाहिए था ना, हम पहुँच के आए हैं, तो चिन्ह बार बार मिट जा रहा था। तो कहा जाता है कि कालिदास जी लिए एक मट्टी का गिलावा कि ताकि काली जी के चेहरे पर दे दिए, मतलब कि मूर्ति पर दे दिए, ताकि एक पर चिन्ह हो जाए, ये हम देखो मट्टी का चिन्ह दिए हैं। तो कालिदास जी से कहा जाता है कि प्रकट हुई, बोले कि सबसे बड़का मूर्ख यही है, उसका शुरू से भगवान तो सबका देखते रहते हैं ना, तो बोला गया है कहानी है कि कहा गया कि जितना किताब रखा था ना मंदिर में, अब पहले लाइब्रेरी नहीं हुआ करता था, पहले मंदिर में ही किताब रखा जाता था, जितना उल्टाते गया उसको ज्ञान होते गया, बहुत किताब उल्टाया, तो फिर पत्नी के पास गया ना, तो पत्नी जितना श्लोक बोल के उसको भगाई थी उतना श्लोक वो किताबें लिख दिया। हर किताब लिखा है कौन सी भाषा में, मतलब प्रेम पूर्वक। अग्निमित्रम, मल्लिका अग्निमित्रम है ना, पुष्पमित्र सिंह का बेटा के बारे में कहानी लिख दिया, ठीक है। चंद्रगुप्त
के कहानी के बारे में लिख दिया कहानी, सब प्रेम पर है। कहा जाता है कि कुमार संभव जब लिखा ना कालिदास जी, पार्वती जी के चित्र का जो वर्णन कर दिया, इससे इसकी मतलब कुरूप वाला शरीर हो गया, कुष्ठ रोग हो गया और लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बस हटाइए, ज़्यादा हो गया क्या, अब सही है, यही हो गया। अच्छा एक देख लीजिए खाली 804, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना जी, ये 12 मार्च दिया है, बताइए बताइए, और 13 मार्च कीजिए। कौन बनाया है? ओ सॉरी, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 मार्च ना, 13 मार्च नहीं 13 अप्रैल, 13 मार्च नहीं 13 अप्रैल। आप लोग ना हद करते हैं। 13 अप्रैल 1919 को। हाँ, इनको इसमें देखिए दुग याद रखिएगा, एगो M.O. डायर इस समय पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन गोली जो चलाया ना वो चलाया था R.E.H. डायर, ये गोली चलाया था R.E.H. डायर। M.O. डायर जो है ना, ये क्या क्या था, आदेश दिया था। यही M.O. डायर को उधम सिंह मारा था, कब? 12 मार्च 1940 को इंग्लैंड में जाके। ठीक है, तो इतना चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इनको मारा गया था बस। और जहाँ पे क्या पॉज करके अपना लिख लीजिएगा।